नमस्कार दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इस बात का हमें एहसास तो नहीं हुआ, लेकिन ये वाकई सच्चाई है, कठोर सत्य है हमारे सामने जो आता है वो ये है कि जो आभासी शिक्षा जिसे हम कहते हैं वर्चुअल एजुकेशन, जिसके चंगुल में या जिसकी लपेट में तकरीबन लगभग हमारा पूरा देश रहा है, अब उसने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव भर दिए हैं। और सबसे बड़ी जो ख़तरनाक बात है जिसकी तरफ मैं आपसे कुछ जानकारी बांटना चाहता हूँ कि हमारे देश में आप ये मानकर चलिए कि लगभग 1.5-2 बरस से हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे। उनके सामने वो जो ब्लैक बोर्ड पर चीज़ें समझने की आदत थी, एक चौक के माध्यम से या उसके बाद कुछ और माध्यम भी आए, कुछ जो नई जो प्रौद्योगिकी है उसके माध्यम से भी जो सामने बोर्ड पर और क्लासरूम में बैठकर जो दूसरे बच्चे की प्रतिद्वंदिता करते हुए जो बच्चे आगे बढ़ने की ललक में ज़्यादा पढ़ लेते थे, वो चीज़ें धीरे धीरे इन 2 सालों में बुरी तरह प्रभावित होती गई हैं। अब ये मानकर चलिए कि हमारे देश में आज भी स्थिति यही है कि अधिकांश मेजॉरिटी, जिसमें मतलब आप ये कह सकते हैं कि 50% से ज़्यादा, और कुछ एक जो सरकारी आंकड़ों का अगर विश्वास करें, सर्वेक्षणों का विश्वास करें, तो उसके मुताबिक 80% जनता के पास लैपटॉप नहीं है। इनमें आदिवासी लोग भी शामिल हैं, देहात भी शामिल हैं, और दूरस्थ दूर दराज क्षेत्रों के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वे भी शामिल हैं। अब इनमें सबसे बड़ा संकट ये है कि साधन एक है। अब जहाँ अगर घरों में कंप्यूटर नहीं है तो बच्चे अगर कंप्यूटर पे सामने स्क्रीन पे जो चीज़ देखते हैं या थोड़ी दूरी के साथ वो देख पाते हैं उसकी ऑपरेशन से, दिक्कत ये आ गई कि उनके सामने चारा ही नहीं है, क्योंकि सब जगह कहीं नेट नहीं मिल रहा, कभी कुछ और संकट है, तो सब जगह संकट रहा है। तो उसके बाद उनके पास क्लासरूम या क्लासेस को अटेंड करने का तात्कालिक माध्यम एकमात्र मोबाइल फ़ोन है। अब मोबाइल फ़ोन की स्थिति यह है कि मोबाइल फ़ोन हमारे देश में एक बड़ा तबका मोबाइल के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो उसमें फीडिंग जो है उसकी होनी चाहिए, जो शुल्क जमा कराना पड़ता है उसकी नेट सर्विस को लगातार जारी रखने के लिए, वो साधन नहीं है। अब जहाँ देश में अगर बेरोज़गारी ज़्यादा होगी, जहाँ देश में ये भी संकट होगा कि एक बाप जो है वो श्रमिक है और बेटा जो है वो बिहार में या उत्तर प्रदेश में या दूरस्थ किसी भी स्थान पर बच्चा पढ़ रहा है, उस बच्चे को उसको नेट की सेवा चाहिए। और नेट की सेवा के लिए निश्चित है कि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे नेट की सेवाएँ उसके लिए उपलब्ध नहीं होंगी। और ये एक हकीकत है जिसको हमने पूरी तरह से इसका जो प्रभाव है उसका अध्ययन नहीं किया, लेकिन ये वस्तुस्थिति है मित्रों। ये जो वर्चुअल एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन नाम की चीज़ है, इसने बिल्कुल नई पीढ़ी की जो परवरिश है वो बिल्कुल अलग ढंग से कर गई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो संपन्न परिवारों के लड़के हैं वो बहुत आगे निकल गए और दलित परिवार या पिछड़े परिवार जो पीछे छूट गए। जो संपन्न परिवारों के लड़के हैं वो जब सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन तक तो अगर वो सीमित रह जाते तो बात अलग थी, लेकिन जो ही उनके हाथ में सूचना प्रौद्योगिकी आई, जो ही उनके हाथ में नेट की सेवाएं आई, उन सेवाओं का इतना व्यापक दायरा है कि वो उलझ कर रह गए। उनके सामने बहुत सारे आकर्षण हैं, बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो शिक्षा के ऊपर ध्यान केंद्रित करने में बाधा बन जाती है, रुकावट बन जाती है। और ये मानकर चलिए कि हमारे देश के एक बहुमत बच्चों का जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन का समुचित लाभ भी नहीं उठा पाया। और आज स्थिति ये है, मनोविज्ञान विश्लेषक ये बता रहे हैं कि आज अगर आप क्लासरूम्स में पुराने ढर्रे की एजुकेशन को लागू करना चाहें तो उसमें भी आपको समय लगेगा, क्योंकि बच्चे जो बेशक वंचित रहे या जो बच्चे नेट सेवा से संपन्न रहे, दोनों के बीच में एक नॉर्मेलिसी, सामान्य स्थिति, नॉर्मल हालात, संतुलित हालात पैदा करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया, बड़ा पेचीदा हो गया है। और इसके लिए हम लोग बहुत गंभीरता से इसका विवेचन नहीं कर पा रहे।
अब स्कूल धीरे धीरे खोले जा रहे हैं। इसी संकट के मद्देनज़र लगता है विशेषज्ञों को भी कि अब कोई चारा नहीं है, और वैसे भी जब दो लहरें बीत चुकी हैं, तीसरी लहर का ख़तरा है या दूसरी काफ़ी हद तक बीत चुकी है, अभी थोड़ी सी शेष है। इन परिस्थितियों में निर्णय ये हुआ है कि धीरे धीरे स्कूल खुलने लगे हैं, कॉलेजेस खुलने लगे हैं, लेकिन पुराने ढर्रे पर अभी तक लौट नहीं पा रहे। सभी भयभीत हैं, आतंकित हैं, सभी के मास्क जो हैं वो भी पहने हुए जब क्लासरूम में बच्चा आएगा और वो मास्क की क्वालिटी पर भी ध्यान देगा। एक बच्चा देखेगा कि ये मास्क जो इसने पहना हुआ है ये कल ये नहीं पहन के आएगा, कोई नया पहनना पड़ेगा इसको। और एक बच्चा है जो वो अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड मास्क पहन के आया है, उसका स्टेटस दूसरा बन जाता है। और लेकिन ये दौड़ जो है ये हमें बिल्कुल शिक्षा से हटकर अलग क्षेत्र में टिका रही है बच्चों को। और ऐसी स्थिति में हमें मनोविज्ञान विश्लेषकों की सहायता से कुछ ऐसे उपाय करने पड़ेंगे कि ये 2 साल का जो पीरियड बीता है, जो अवधि बीती है, क्लासरूम के माहौल और शिक्षा परिसर के माहौल के बिना जो बच्चों को जीना पड़ा है, बच्चों को शिक्षा अलग ढंग से प्राप्त करने के लिए जो साधन अपनाने पड़े हैं, इनको मित्रों, इनके आधार पर आगे ज़िंदगी लंबे अरसे तक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं पाएगी। और ये 2 साल का जो एक गैप है सामान्यता का, नॉर्मल लाइफ का, नॉर्मल ज़िंदगी का, शिक्षा के क्षेत्र में एक छात्र के रूप में जो गैप आया है, जो अंतराल आया है, इसको अब कैसे फिलअप करेंगे, ये गंभीर चिंता का और चिंतन का विषय है। बहरहाल आप भी दुआ करें, हम भी सब लोग सोचते हैं आपस में कि क्या और तरीका निकाला जाए जिसमें देश में अगर ऐसा कोई संकट भविष्य में भी ईश्वर ना करे आता है तो हम उसका सामना कैसे करेंगे, ये बात भी है। और दूसरा ये है कि वर्तमान संकट से उभरें कैसे, ये बात भी है। तो मित्रों, आज यही बात समाप्त करते हैं। आप भी सोचिए, मैं भी सोचूंगा। शुक्रिया।